नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि YNR पर। मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 को और समझने का प्रयास करेंगे उन सभी प्रावधानों को जो इसमें दिए गए थे। तो इन सभी प्रावधानों को लेकर के जो है मैं पहले ही जो एक्टिविटी इससे पहले घटी हुई थी, जैसे लखनऊ समझौता की हम बात कर चुके हैं, होम रूल की हम बात कर चुके हैं। तो इससे इस समय में बहुत सारी घटनाओं का जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था कि उस समय का जो दौर था वो बहुत नाजुक रहा है। उस समय में 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ और कांग्रेस जो है 20 सालों तक प्रार्थना पत्र देती रही। इन 20 सालों में हम देखते हैं कि कांग्रेस ने जो है अच्छी तरह से समझ लिया था अंग्रेजी सरकार को। बेशक वो इतना कुछ कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं कर पाई 20 सालों में, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से समझा सरकार को जब उन्होंने अपनी मांगों को रखा था। तो हाँ, ये भी एक बात थी कि इन 20 सालों में कुछ ऐसे नेता उभर कर सामने आए इन 20 सालों में जिनको लगने लगा था कि अब जो है प्रार्थना पत्र से काम नहीं चलेगा और कुछ अलग से करना पड़ेगा। और यही वजह थी कि 1905 में जाकर के कांग्रेस दो गुटों में बंट गई। कांग्रेस में से एक और दल का जन्म हुआ जिसका हम कह देते हैं कि वो उग्र दल था, गर्म दल। कांग्रेस का गर्म दल का जिक्र मिलता है 1905 में, जो अलग हो गया इससे। उनको लगता था इसमें से कुछ लोगों को कि अब जो है वो समय आ गया है कि अंग्रेज़ों को जो है वो हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और क्योंकि लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे थे, जागरूक हो रहे थे, बाहर की जो क्रांतियाँ थी उनको उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो बहुत ही अच्छे खासे पढ़े लिखे जो है व्यक्ति थे कांग्रेस में भी। और दाएं बाएं से भी जो है क्रांतिकारी जो घटनाएं घट रही थी, युवा वर्ग जो है वो उभर कर सामने आ रहा था। वो भी कहीं ना कहीं स्कूल या कॉलेजों में जो है वो पढ़ रहा था, बाहर की क्रांतियों को जाना उन्होंने। तो धीरे धीरे जो है वो जागरूकता फैल रही थी भारत में। और इस बात का जो है पता अंग्रेजी सरकार को भी था कि अब जो है वो भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में उन्होंने 1905 में ही, यही वजह थी कि बंगाल का विभाजन करके बांटने का भी काम किया। अब उन्होंने ये सोचा कि किसी तरह से दूसरा जो है कोई आधार जो ढूंढना पड़े, दूसरा कोई आधार देखें जिसकी वजह से भारतीयों को तोड़ा जा सके, भारतीयों को बिखेरा जा सके और इन पर शासन किया जा सके। तो ऐसे में उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन भी किया और भारतीयों को ये कहा कि हम प्रशासनिक सुविधा के कारण जो है ये बंगाल विभाजन कर रहे हैं। हालांकि भारतीय इस बात को अच्छी तरह जानते थे। तो और उन्होंने जो है, यही वजह थी कि 1905 में ही, 1905 के बाद जो हम देखते हैं 1911 तक उन्होंने जो स्वराज जो है स्वराज के लिए जो आंदोलन चलाया, बंग भंग आंदोलन जो चलाया, वो एक बहुत बड़ी घटना हम कह सकते हैं जिसकी वजह से 1911 में जो है इन्होंने अपना फैसला बदलना पड़ा। सम्राट का जब आगमन हुआ, जॉर्ज पंचम आए और उन्होंने फैसला किया कि बंगाल विभाजन को कैंसिल करना पड़ा। और दूसरा फैसला वो लेके गए थे कि दिल्ली को राजधानी बना दिया जाए। तो कलकत्ता से जो चेंज हुई, दिल्ली राजधानी बनाई गई। तो एक बहुत बड़ी घटना थी उस समय की। और जैसा कि मैंने कहा पिछली वीडियो में, मैंने आपको समझाया था कि लखनऊ समझौता जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे, तो उन्होंने एक होकर के अब अपनी मांगों को रखना शुरू किया। तो इससे भी जो है वो कांग्रेस जो अंग्रेज़ी सरकार थी वो जाग गई और उनको लगा कि ये दो ऑर्गेनाइजेशन एक हो गई हैं, तो ये उनके लिए खतरा था। दूसरा ये था कि उस समय में ब्रिटिश सरकार जो प्रथम विश्व युद्ध में उलझ चुकी थी उस समय में, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है उस समय में ये टेंशन थी कि भाई एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे जो जिनकी वजह से अंग्रेज़ी सरकार परेशान थी, और दूसरा इस तरफ से जो भारतीयों की जो मांगे थी वो उनकी तरफ, उनकी वजह से भी परेशान थी अंग्रेज़ी सरकार। तो ऐसे में दो तरफा दबाव जो है वो अंग्रेज़ी सरकार के ऊपर था। और दूसरा फिर ऐसे में अंग्रेज़ी सरकार को क्या सूझी कि वो दबाव बनाना भी उन्होंने शुरू किया। डिफेंस एक्ट देखते हैं 1915 का, इसमें हम रॉलेट एक्ट आया 1919 में, जिनमें लगता है कि जो है कि अंग्रेज़ी सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं दबाव में थी और उन्होंने जो है वो दबाव बनाने की कोशिश की यहाँ पे भारतीयों के ऊपर ज़बरन। जिस तरह से उन्होंने सोचा कि किसी तरह से ऐसे अधिनियम पारित कर दिए जाएं जिससे कि भारतीय जो है वो डरे रहें और उनको एक डर रहे कि अंग्रेज़ी सरकार कुछ भी कर सकती है कभी भी। तो ऐसे में लेकिन उसका असर दूसरा हुआ और उस समय में भारतीय जो है वो बहुत ज़्यादा भड़क गए इन कानूनों से और बहुत सारे आंदोलनों का जन्म उस समय में हुआ। और जो वादे जो है उस समय में कर रही थी अंग्रेज़ी सरकार कि हम आपको सुविधाएं देंगे, आप हमारा साथ दीजिए, उस समय में हालांकि गांधी जी को भी जो है भर्ती करने वाला सर्जेंट लोगों ने बोला था, और क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया था लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में, भारतीयों को, और ये वजह थी भर्ती करने की कि किसी तरह से जो है अंग्रेज़ी सरकार उनकी मांगों को मान लेगी। जैसा कि वो कह रहे थे गांधी जी को भी कि हाँ, आप जो है हमारी सहायता कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को जो है कहिए कि वो हमें सहयोग करें और हम जो है
प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही ख़त्म होगा तो हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे, शासन में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे आपकी। तो गांधी जी ने भी इसीलिए साथ दिया। ये अलग बात है कि उस समय में गांधी जो है इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे उस समय में, तो इतनी बड़ी एक्टिविटीज़ उनकी कुछ ऐसी नज़र नहीं आ रही थी कांग्रेस में भी। तो चंपारण आंदोलन को छोड़ दें या एक दो घटनाओं को, असहयोग आंदोलन से एक शुरुआत हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी शुरुआत उस समय में हुई। लेकिन उस समय में दूसरे नेता जरूर थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बहुत सारे ऐसे नेता थे जो समय में जो है अपनी एक्टिविटी कर रहे थे और वो फ्रंट में थे हम कह सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी घटनाएं थी। और जब मैंने कहा कि लखनऊ समझौता जब हुआ तो उन्होंने अपनी मांगें जो रखी थी, तो उन मांगों को अगर हम देखते हैं तो किस तरह की मांगें थी, तो वो यही चाहते थे कि भारत में जैसा होम रूल लीग ने कहा कि डोमिनियन स्टेट की स्थापना की जाए। और लखनऊ समझौता में जो मांगी थी या मुस्लिम लीग ने मिलकर जो मांगे रखी थी उसमें भी यही बात की गई थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए और भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है उनको उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएँ, निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाए। तो ऐसी कुछ मांगें थी, जैसे कि मताधिकार की बात उन्होंने रखी थी। तो इस तरह से जो है बहुत सारी मांगें उनकी थी, उन पर भी दोबारा फिर हम चर्चा कर लेंगे। तो क्या था भारत शासन अधिनियम? तो जैसा कि मैंने ये सारी घटनाएं आपको बताई कि उन सब घटनाओं से एक आधार तैयार हुआ, एक पृष्ठभूमि तैयार हुई थी भारत शासन अधिनियम 1919 की। तो इन सब घटनाओं को बताने का मकसद इतना ही था कि ताकि आपको पता चले कि उस समय में जो एक माहौल था देश के अंदर, वो किस तरह का माहौल था। और उस वातावरण ने ही, उस माहौल ने ही जो है एक आधार तैयार किया भारत शासन अधिनियम के लिए, प्रावधानों के लिए। अंग्रेजी सरकार पे ये दबाव था कि किसी तरह से अब भारतीयों के लिए हमें सुविधाएं लानी ही पड़ेंगी और उन्होंने वैसा ही करने की कोशिश की। वो अलग बात है कि इसमें जो है प्रावधान रखे जरूर गए थे और हम प्रायोगिक तौर पर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है वो फेल ही थे। तो भारतीयों को ऐसा नहीं था कि बहुत सारी सुविधाएं दे दी थी अंग्रेजी सरकार ने, कहने मात्र को तो बहुत कुछ था, लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो कुछ एक्चुअल में था ही नहीं। वो एक लॉलीपॉप था जो भारतीयों को दिए जाने की जो है वो बात हो रही थी उस समय में, और कुछ नहीं था। तो चलिए देखते हैं क्या प्रावधान थे उस समय के भारत शासन अधिनियम 1919 के। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत जो है उस समय में इन्होंने करने की बात कही कि भारत में जो है द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हम करेंगे। और द्विसदनीय व्यवस्था क्या थी? बाइकैमरल सिस्टम। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो है ये तथ्य है जिसके बारे में अक्सर बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कौन सा वो अधिनियम था जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की बात कही गई थी। द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल सिस्टम, जो आज भी हम अपनी गवर्नमेंट में देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखते हैं, जो हमारे भी संविधान में जो है व्यवस्था की गई है कि एक ऊपरी सदन होगा, एक एक जो है वो निचला सदन होगा। जैसे राज्यसभा और लोकसभा की बात जो है हम करते हैं, और उसी व्यवस्था के तहत ही जो है पूरी शासन व्यवस्था चल रही है भारत की। तो उस समय में भी ये कहा गया था कि द्विसदनीय व्यवस्था कायम करेंगे हम और लोकसभा और राज्यसभा जैसी संस्थाएं जो हैं वो कायम होंगी। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक और तथाकथित प्रयास था कि ब्रिटिश सरकार उस समय में ये सुनिश्चित कर रही थी एक किस्म से भारतीयों के लिए कि भाई हम आपके लिए सुधार लाएंगे और जो है आने वाले समय में जो है आपकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। 20 अगस्त 1917 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, जो कि उस समय में भारत के राज्य सचिव थे उस समय में, और जो चैम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय में वायसराय थे। इस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनमें से जो है मॉन्टेग्यू जो थे, जैसा कि मैंने कहा, राज्य सचिव थे, और वायसराय जो थे उस समय में ये चैम्सफोर्ड थे। तो ये घोषणा जो थी, जो कि भविष्य के सुधारों की ओर संकेत था, ऐसा जो है अंग्रेजी सरकार मानती थी कि हम भविष्य में आपको बहुत सारे सुधार देंगे। और कहा गया कि हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। उन्होंने जैसा कि कहा कि जब आपकी मांगे थी कि आप चाहते थे भारत में उत्तरदायी सरकार हो, भारतीयों की भागीदारी हो, तो ऐसे ही हम आपको कह रहे हैं कि भारत में उत्तरदायी सरकार की हम स्थापना करेंगे। कब करेंगे पता नहीं, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का इंटीग्रल पार्ट होगी। ये उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश साम्राज्य का इंटीग्रल पार्ट होगी, जो हम एम्पायर खड़ा किया है ब्रिटिश सरकार ने भारत में, तो उसका ही एक हिस्सा होगी ये सरकार। तो
तत्कालीन समय में सुधारों की जो मांग थी, होम रूल लीग आंदोलन जो चला, होम रूल लीग की जो मांगें थी, प्रथम विश्व युद्ध उस समय में जो चला, वो एक बहुत बड़ी घटना जो थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता था जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय की मांगें थी। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेजी सरकार के ऊपर दबाव बना कि उस समय में एक अधिनियम ऐसा लाया जाए जिसमें कि भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए शासन प्रशासन में। तो ये वो अधिनियम लाया गया उस समय। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया और वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। तो इस तरह से जो है भारत शासन अधिनियम की शुरुआत होती है। और उस समय के जैसा कि मैंने कहा कि लखनऊ समझौता के जो उद्देश्य थे या मांगें थी उस समय में उनकी, वो क्या थी, वो एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं क्या था उन्होंने मांगें क्या रखी थी। उन्होंने कहा था कि सुशासन हो भारत में, भारतीयों की भागीदारी हो, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया जाए, सुशासन अपना शासन हो, उनको लगे कि हाँ ये उनका अपना शासन है। केंद्र भाई वही कि आप कम से कम संप्रभुत्व शासन नहीं दे सकते, तो संप्रभुत्व ना हो भारत, कम से कम एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा तो उसे मिले। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी हो। जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, तो केंद्रीय स्तर पर जो परिषद काम कर रही थी उसमें भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। प्रांतों में जो विधायिकाएं स्थापित हों उसमें 4/5 भारतीय सदस्य निर्वाचित हों, नॉमिनेट नहीं, जो है वो चुन करके आए जनता के द्वारा। 4/5 का मतलब वही है कि अगर कैंडिडेट 100 हैं तो 100 में से 80 जो प्रतिनिधि हैं वो भारतीय हों और वो निर्वाचित होकर के आए हैं भारतीय जनता के द्वारा। और जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार पे हो, जैसा कि इसमें लिखा है कि वयस्क मताधिकार उस समय में। अब एज आप जो भी तय करें वयस्क की, कि आप 18 साल करें या 20 साल करें या 22 साल करें, आपके अकॉर्डिंग जो जो भी लगे, लेकिन वयस्क मताधिकार पे ही निर्वाचन हो और अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएं। अल्पसंख्यक जो थे, या जैसे मुस्लिम कम्युनिटी हम कह सकते हैं कि वो जनसंख्या के अनुपात में उनको सीटें मिले, जनसंख्या के अनुपात में। ऐसा नहीं कि उनको जो सीटें निर्धारित हों कि भाई उसको आप सीटें दे दें जो राजस्व को बढ़ा रहा है, आपके जो टैक्स ज़्यादा पे कर रहा है। ऐसा नहीं था कि जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएं। सभी समुदायों के लिए निर्वाचक मंडल हो, सभी समुदायों के लिए जो है, जिस तरह से आपने एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत तो की 1919 में, तो उन्होंने सभी समुदायों के लिए निर्वाचक मंडल हो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक कम्युनिटी को प्रायोरिटी दे दी, ऐसा ना हो। भारत परिषद को रद्द करें और भारत सचिव का जो पैसा है वो ब्रिटिश फंड से दें आप। भारत परिषद जो है, भारत परिषद को तो आप रद्द ही कर दें तो ज़्यादा बेटर है, कि उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। जब आपने गवर्नर जनरल को बिठा ही दिया है तो सारी कार्यकारी जो शक्तियाँ हैं वो सारी उसके पास दे ही दी हैं, तो अलग से एक भारत परिषद या एक भारत सचिव का होने की ज़रूरत है नहीं। चलो खैर, भारत सचिव अगर रखें तो रखें, लेकिन भारत परिषद को ख़त्म कर दें आप। उसका भी तो खर्चा जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है, उसमें मेंबर देखें बहुत सारे मेंबर हैं। यहाँ चलो भारत सचिव का पैसा है, भारत सचिव का जो जो पैसा जा रहा है वो भी वैसे तो गलत जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सचिव को जो पैसा दें वो ब्रिटिश फंड से दो और भारत परिषद को रद्द कर दो। इन सब का पैसा तो है जो वो एक भार के रूप में है भारत के ऊपर, जो भारतीय राजस्व से दिया जा रहा है। वो कह रहे, उन्होंने कहा कि भाई इसको जो सैलरी दी जाए वो ब्रिटिश फंड से दें आप, हम नहीं दे सकते। जैसा कि मैंने कहा, अब जो है कांग्रेसी नेता जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके थे और इन्होंने लोगों को भी अवेयर करना शुरू कर दिया था ताकि वो अपनी मांगों को रख सकें एकजुट होकर के। और ऐसा नहीं था कि लोग एकजुट नहीं हो रहे थे, हो भी रहे थे। होम रूल लीग के माध्यम से हो, चाहे वो अखबारों में प्रचार के माध्यम से हो, और या वो व्यक्तिगत रूप से जो है इन नेताओं ने जिस तरह से लोगों को एकजुट किया, उनसे मिले जा करके, वो किसी भी रूप में हो। और जो दूसरी तरफ से जो क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी, जो युवा वर्ग था वो जो है वो किस तरह से समर्पित हो चुका था देश को, और बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही थी, तो उससे भी तो जो है दूसरी तरफ से लोग अवेयर हो रहे थे ना। उनको लगने लगा था कि जो है आज़ादी की लड़ाई में हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कूदना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकार का विरोध करना चाहिए, अपनी मांगों को रखना चाहिए। मांगे रखने के तरीकों का भी लोगों को पता लगने लगा था अब। और जैसा कि मैंने कहा कि एक सबसे बड़ी जो एक मैं कहूँ कि एक सपोर्ट अब देश में आ चुकी थी ऐसी इन लोगों के लिए, वो थी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वो ऑलरेडी जो है वो प्रिपेयर थे इन सब चीज़ों के लिए, बड़े आंदोलन जो है वो करने के लिए। तो एक हम कहें कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी उस समय में। तो ये पता अंग्रेज़ों को भी था कि महात्मा गांधी किस तरह के व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी धीरे धीरे अब दबाव जो है वो अंग्रेजी सरकार के ऊपर पड़ने लगा था। तो ऐसे में तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की आधी हिस्सेदारी हो और कार्यकाल 5 साल हो जाए। केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीयों की हिस्सेदारी हो वो आधी हो, 50-50 करें आप।
और कार्यकाल भी उसका 5 साल करें आप, उसको ऐसा नहीं कि 1-2 साल या 3 साल आप रख रहे हो, वो ना करें आप, उसको 5 साल का किया जाए। हिस्सेदारी भारतीयों की वो आधी होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये इस तरह की जो है वो मांगे थी उस समय की, मैं आपको इसे, हालांकि ये हम बात कर चुके हैं पर फिर भी आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूँ, इसलिए मैंने आज के इस वीडियो में भी इन सबको आप रखा ताकि आपको पता चले थोड़ा कि मांगे क्या थी ये एक्चुअल में, और क्या उनके ऊपर वाकई में ही इस अधिनियम में वो काम हुआ, क्या उन प्रावधानों में वो चीज़ें नज़र आती हैं जो मांगे थी उस समय में। तो इससे एक आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा अधिनियम ने अच्छा अब इसके देखते हैं प्रावधान क्या थे, कौन कौन से इसके प्रावधान थे वो भी हम जान लेते हैं। अधिनियम ने केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तरों पर शासन में सुधारों की शुरुआत की। केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तरों पर भी शासन में सुधारों की शुरुआत की। जैसा कि मैंने कहा अभी, एक पॉइंट हम देख रहे थे, एक फैक्ट जो हम देख रहे थे कि द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो 2 सदन यानी द्विसदनीय व्यवस्था की जो शुरुआत, वो एक तथ्य है। लेकिन यहाँ पे प्रांतों में भी हम देखेंगे कि कुछ सुधार हुए। वो किस तरह के थे? प्रांतों में द्वैध शासन का जिक्र यहाँ पे मिलता है। तो द्वैध शासन और द्विसदनीय शासन दोनों में अंतर है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ प्रांतीय स्तरों पर भी शासन में सुधारों की शुरुआत हुई थी। वो किस तरह से? इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। वो तो हम बार बार वही कह रहे हैं कि जैसा भी मैंने बताया कि उनकी मांगें क्या थी, और वो यही चाहते थे कि आगे जो आप प्रावधान, आगे जो आप अधिनियम लेके आए उसमें ऐसे प्रावधान हो जिसमें भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित हो। और ऐसा ही इन्होंने किया कि एकमात्र उद्देश्य जो रखा वो भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। और इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में केंद्र स्तरीय सरकार की हम जो बात करें तो पहले हम केंद्र स्तर पे ही देख लेते हैं क्या कुछ किया गया। जो विषय ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के थे या एक से अधिक प्रांतों से संबंधित थे, तो वो जो विषय थे वो केंद्र स्तरीय सरकार के पास ही थे, केंद्र स्तरीय सरकार द्वारा ही शासित थे। तो वो जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण विषय थे वो केंद्र सरकार के पास ही थे। अब उनमें जैसे विदेशी मामले थे, रक्षा मामला, राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक ऋण, नागरिक और आपराधिक कानून, संचार सेवाएं, तो इस तरह के जो मामले थे वो केंद्र के पास थे, केंद्र स्तरीय सरकार के पास ही थे। इस अधिनियम द्वारा केंद्र या विधायिका को अधिक शक्तिशाली और जवाबदेह बना दिया गया था। तो और ज़्यादा जो है केंद्रीय विधायिका को यहाँ पावर्स दे दी गई थी। तो वो किस तरह से दी गई उसको भी आगे हम समझते हैं। जैसे कार्यपालिका हम बात करें, जो मुख्य जो कार्यपालिका थी जो केंद्र स्तर की हम बात कर रहे हैं इस समय में, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी बनाया, यानी उसको मैक्सिमम पावर यहाँ से दी गई। और किस तरह की दी गई पावर वो आगे जानेंगे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में कम से कम 8 तो सदस्यों को भी कम किया गया और अधिकतम 12 सदस्यों को इसमें शामिल करने का प्रावधान किया गया था। तो इसमें सदस्यों में थोड़ा फेरबदल किया। अब इसमें भी 3 सदस्य जो किए वो भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान रखा गया। 3 जो है वो भारतीयों को हम इसमें शामिल करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि उन भारतीयों को विषय जो है उनको इतने इंपॉर्टेंट विषय नहीं दिए गए थे, और उनको ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क वो कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। मैक्सिमम पावर गवर्नर जनरल के पास ही रही। हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई जिसका खर्च इंग्लैंड ही व्यय करेगा। अब देखो ये क्या है, लॉलीपॉप ही देने की कोशिश की गई। यहाँ पे एक और पद क्रिएट कर दिया, कहते हैं कि जो है एक हाई कमिश्नर नियुक्त करेंगे और उसका खर्च जो है इंग्लैंड व्यय करेगा। ऐसा नहीं कि भाई हम भारत के ऊपर खर्च डालेंगे इसका, और ये देखो काम बढ़िया काम करेगा भाई, इंग्लैंड से जो भी माल आएगा और उसकी ये जाँच करेगा। तो ये एक पद और क्रिएट कर दिया गया। जैसे एक राज्य सचिव का पद था 1858 के अधिनियम में क्रिएट हुआ, वो यहाँ से एक और पद, ये हाई कमिश्नर का पद क्रिएट कर दिया। तो और ये कहा गया कि जो कार्य का जो भार है उसको भी थोड़ा कम कर दिया जाएगा, कि जो राज्य सचिव का जो भार था उस वो भी कम हो जाएगा। राज्य सचिव के पद पे हालांकि क्या फ़र्क पड़ना था इससे, तो उन्होंने तो ये कहा कि इसका खर्च जो है इंग्लैंड व्यय करेगा, और ये जो है काम ये करेगा कि भारत में लंदन से जो भेजा गया माल है उसकी जाँच करेगा। ये गवर्नर जनरल को अनुदानों में कटौती करने का अधिकार था। तो यहाँ पे अनुदानों में कटौती कर सकता था। तो ऐसे तो बहुत सारे अधिकार थे उसके पास। तो अनुदान जो थे, ग्रांट जो थी, वो प्रांतों को जो देना है पैसा, फाइनेंशियली जो भी है वो सारे मामले मुख्य रूप से तो थे ही गवर्नर जनरल के पास ही। तो गवर्नर जनरल को अनुदानों में कटौती करने का अधिकार था। केंद्रीय विधायिका द्वारा लौटा दिए गए बिलों को प्रमाणित कर सकता था वो। विधायिका द्वारा जो बिल लौटा भी दिया गया बाई चांस, उसको भी वो प्रमाणित कर सकता था, और अध्यादेश वो जारी कर सकता था। तो ऑर्डिनेंस की बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो मेन जो पावर्स थी वो जो कार्यपालिका थी, केंद्रीय जो विधायिका थी उसके पास थे।
विधानमंडल में सुधार किस तरह से हुआ, द्विसदनीय विधानमंडल आया, अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी, और जिसमें निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा की जो बात हुई, लोअर हाउस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और उच्च सदन या राज्य परिषद जिसको हम कह देते हैं अपर हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको बोला जाता है, अपर हाउस कह देते हैं या काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है, जैसी आज की राज्यसभा है। और हाउस जो लोअर हाउस है या जैसी आज की लोकसभा है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम कह रहे हैं। तो ये एक जो द्विसदनीय व्यवस्था थी, इसकी शुरुआत इस जो अधिनियम है 1919 का, यहाँ से मानी जाती है। और आज जैसा कि मैंने कहा कि ये संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे हैं, तो आज की जो व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो रखे गए वो कहाँ से आए, तो इन अधिनियमों में से ही बहुत सारे ऐसे प्रावधान, तो ये भी एक अधिनियम में प्रावधान था 1919 के, वो कहाँ से आया आज के जो हम देखते हैं संविधान में, वो यहीं से ही आ रहे हैं सारे, तो ये भी वहीं से लिया गया। देखो, तो नए सुधारों के तहत अब केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य को सरकार से प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने, स्थगन प्रस्ताव पारित करने, बजट के हिस्से पर मतदान करने का अधिकार था। अब ये देखो, आज जो हम व्यवस्था देखते हैं संसदीय व्यवस्था, तो ये सारी संसदीय व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, ये आज भी तो है ही। आज प्रश्न पूछने की जो एक व्यवस्था है, उसमें पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था है, स्थगन प्रस्ताव पारित करने की व्यवस्था है, बजट के हिस्से पर मतदान करने का अधिकार है। ये सारी जो है ये कहीं ना कहीं इन्हीं जो ये प्रावधान थे अधिनियमों के, इन्हीं से ही उठाए गए हैं, जो सही लगा संसदीय व्यवस्था के लिए। तो वो हमने जो है वो हमने उसको एक्सेप्ट किया और जो है उसको जो है संविधान में जगह दी। अभी भी बजट के 75% हिस्से पर मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसका मतलब ये था कि बजट के 25% हिस्से पे ही चर्चा कर सकते थे वो, ऐसा नहीं था कि पूर्ण रूप से वो चर्चा कर सकते थे, पूरे के पूरे बजट पे चर्चा हो सकती थी, नहीं। 75% हिस्सा तो वो पास ही माना जाता था, जो उन्होंने तय कर लिया, जो केंद्रीय सरकार ने जो तय कर लिया, यानी गवर्नर जनरल ने जो तय कर लिया, उसकी कार्यपालिका ने, बस वही था। 25% हिस्से पे थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते थे वो, तो ऐसा नहीं था। तो अधिनियम में ये भी प्रावधान किया गया कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष के बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो सरकार की कार्यप्रणाली की जांच करेगा। 1927 का साइमन कमीशन इसी प्रावधान का परिणाम माना जाता है। तो ऐसे ये भी कहा गया कि 10 साल के बाद जो है एक वैधानिक एक आयोग बैठेगा, जो जितने भी प्रावधान थे जो कि एक अधिनियम में लागू किए जा रहे हैं, तो जो अधिनियम लागू किया जा रहा है उसके जांच करेगा कि हाँ वो लागू हो पा रहे हैं सही तरीके से या नहीं हो पा रहा है काम, तो उसकी जांच करेगा। तो विधायिका का जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद पर वस्तुतः कोई नियंत्रण नहीं, विधायिका का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद पर। तो ये जो हम देख रहे हैं कि विधायिका का गवर्नर जनरल और उसकी कार्य परिषद पर वस्तुतः कोई नियंत्रण था ही नहीं, विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं था। हम देख पा रहे हैं कि सिस्टम जरूर बनाया जा रहा था कि भाई विधायिका को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है, प्रांतीय स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी, लेकिन कहीं से भी कोई नियंत्रण नज़र नहीं आता गवर्नर जनरल या उसकी परिषद के ऊपर, उसका कोई नियंत्रण नहीं था। तो देखने मात्र में लगता है कि शायद बहुत जो है अब नियंत्रण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। अब निम्न सदन को और उच्च सदन को भी हम समझें कि जो सीटों का बंटवारा था वो किस तरह से था यहाँ पे। निम्न सदन की संरचना हम देखते हैं, जिसको हम केंद्रीय विधानसभा कह देते हैं। उच्च सदन जो था, उच्च सदन की संरचना केंद्रीय विधान परिषद इसको कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट का दर्जा इसको दिया गया। तो निम्न सदन में जो सदस्य थे वो 145 सदस्य थे, जो या तो मनोनीत थे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे। अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुना जाना और मनोनीत किया जाना, आप समझ पा रहे होंगे कि ये सदस्य जो है ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट रूप से जनता उनको चुन रही थी। तो जनता द्वारा नहीं चुने जाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर गवर्नर जनरल के पास होना, और ये जो सदस्य थे नाम मात्र रूप से जो है वो दिखाई देने में लग रहा था कि हाँ भाई सदस्य जा रहे हैं इतने चुन करके, लेकिन वो कैसे जा रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे कि उनको कितनी पावर दी जा रही है। इसका जो कार्यकाल था वो 3 साल रखा गया। तो जिसका कहा था कि भाई कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जाए, अब 3 साल ही उसका कार्यकाल किया गया। तो कितनी मांगों को माना जा रहा था, यहाँ पे जो सदस्य थे 41 मनोनीत थे इनमें, और 26 जो थे वो आधिकारिक सदस्य थे, और 15 जो थे वो गैर सरकारी सदस्य थे। इनमें जो 41 मनोनीत थे, इनमें 26 आधिकारिक और 15 जो थे वो गैर सरकारी सदस्य थे। अब आधिकारिक ये अर्थात जो है जो गवर्नर जनरल जो चाहता था आधिकारिक सदस्य जो
अधिकारी होते थे उनको और 15 गैर सरकारी सदस्य। तो ये इस तरह से जो है नॉमिनेट करते थे वो इन सदस्यों को। अब इसमें 104 जो थे वो निर्वाचित थे। निर्वाचित भी कैसे, कौन से सदस्य निर्वाचित कर रहे हैं? 52 तो जो थे वो जनरल थे, ठीक है ना। और जनरल में भी कौन लोग, जो इनके अपने हितैषी थे, ठीक है ना, जिनको ये पर्सनली बहुत अच्छे से जानते थे, अच्छा रुतबा था जिनका। 30 मुस्लिम सदस्य जो ये चाहें, दो जो है 2 सिख समुदाय से, 20 विशेष। इन विशेष में भी आप देख सकते हैं 9 यूरोपियन, 7 जमींदार वर्ग से और 4 व्यापारी वर्ग से। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे किस तरह की व्यवस्था जो थी वो निर्वाचन में थी इनकी। उच्च सदन की हम संरचना को देखते हैं तो उच्च सदन में 60 सदस्य थे। इसका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का रखा गया और इस सदन में केवल पुरुष सदस्य को ही शामिल किया गया था, महिलाओं को यहाँ शामिल करने का प्रावधान ही नहीं था। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं को तो अभी कोई खास अधिकार यहाँ पे मिलने वाले थे नहीं। तो हाँ, मताधिकार की बात ज़रूर यहाँ पे हुई है उसके, लेकिन ऐसा नहीं था कि 1919 में उनको मताधिकार दे दिया गया था। बात जरूर हुई थी मताधिकार की। 26 मनोनीत सदस्य थे इसमें, जिनमें से 34 जो थे वो निर्वाचित थे। और इन 26 में भी जो है 20 सदस्य जो थे वो सरकारी थे और 6 सदस्य जो थे वो गैर सरकारी रखे गए थे। अब 34 जो जो सदस्य थे, 34 जो निर्वाचित सदस्य थे, इनमें 20 जनरल थे, 10 मुस्लिम थे, 3 यूरोपीय थे और 1 सिख सदस्य रखा गया था इनमें से। तो ये जो थी ये उच्च सदन की संरचना थी। अच्छा, उच्च सदन को जैसे आज भंग नहीं किया जा सकता, तो उच्च सदन को भंग भी कर सकता था गवर्नर जनरल उस समय में, तो ये भंग भी किया जा सकता था, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए क्या उच्च सदन को भंग किया जा सकता था, तो जो है इसको भंग कर सकता था गवर्नर जनरल। आज नहीं है ये व्यवस्था, लेकिन उस समय में थी। तो इसको गवर्नर जनरल भंग कर सकता था। और ये जो 26 की मैं बात कर रहा हूँ, 20 सरकारी थे, इसमें 6 गैर सरकारी सदस्य थे। और केंद्रीय स्तर पर किस तरह की व्यवस्था थी, तो केंद्रीय जो विधानमंडल की शक्तियां थी, केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकारों पर अप्रतिबंधित नियंत्रण प्राप्त था। यहाँ पे केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकारों पर अप्रतिबंधित नियंत्रण था, यानी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि किन्हीं मामलों में जो है केंद्रीय विधानमंडल को जो है कि या केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं प्रतिबंध था कि वो प्रांतीय सरकारों पर जो है वो नियंत्रण नहीं कर सकती। किसी भी मामले में नहीं था ऐसा। वो हर तरह से जो है वो कंट्रोल कर सकती थी प्रांतीय सरकारों को, प्रांतों को। बेशक उन्होंने व्यवस्था जरूर की थी, वो आगे हम देखेंगे कि द्वैध शासन की व्यवस्था की थी, गवर्नर भी नियुक्त किया था। और जिस तरह से आज हम राज्य सरकारों को देखते हैं उस तरह की एक व्यवस्था कायम करने की उन्होंने उस समय में कोशिश की थी। और मंत्री परिषद जो है बनाई गई थी, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र की ही थी। केंद्रीय विधायिका को संपूर्ण भारत के लिए सभी अधिकारियों और आम लोगों हेतु कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। केंद्रीय विधायिका को संपूर्ण भारत के लिए सभी अधिकारियों और आम लोगों हेतु, जितने भी अधिकारी थे या आम लोग थे, आम जनता थी, उन सब के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। केंद्र सरकार को ही पावर थी। वो बेशक प्रांतीय स्तर पर जो है कोई कानून बन गए थे, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे थी तो उन कानूनों को बदल भी सकती थी और उनमें संशोधन भी कर सकती थी। मैक्सिमम पावर केंद्र सरकार के पास ही थी। बेशक कहने मात्र के लिए व्यवस्था जरूर थी प्रांतों में, चाहे वो भारत में हो चाहे या ना हो। केंद्रीय विधायिका पर प्रतिबंध कैसे था, अगर हम देखते हैं कहीं अगर प्रतिबंध दिखाई देता है कहने मात्र को, तो विधायिका पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। वो किस तरह का नजर आता है? किसी विधेयक को पेश करने हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। तो विधायिका पर कुछ प्रतिबंध अगर नजर आते हैं तो वो क्या था कि गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। विधायिका की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। यानी जो कानून बनाने का एक प्रोसेस होता है, जो आज भी है, जो हमारी विधान पालिका जिसको हम कहते हैं, तो वो किस तरह से थी, तो कार्यपालिका जिसको जो है हम कह देते हैं। तो यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। जैसे मौजूदा कानून में संशोधन या गवर्नर जनरल के अध्यादेश में संशोधन, विदेशी संबंध और भारतीय राज्यों सशस्त्र बलों के साथ संबंध के मामले। तो इस तरह से जो है केंद्रीय विधायिका पर जो कहीं थोड़ा बहुत प्रतिबंध था वो यही था कि गवर्नर जनरल की अनुमति जो है उसको प्राप्त करना आवश्यक था। ऐसे ही कोई कानून पास नहीं हो जाता था कि भाई जो है वो विधान पालिका ने वो जो है वो पास किया और आगे वो कानून बन गया। नहीं, अंतिम निर्णय वो गवर्नर जनरल का ही था। तो आज जो अंतिम निर्णय हम देखते हैं राष्ट्रपति का है, तो वो उस समय में जो गवर्नर जनरल का ही निर्णय अंतिम होता था, वो जिसको पास करता था वही पास होता था। तो भारतीय विधायिका
भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को बदल या उल्ट नहीं सकती थी। यहाँ पे जो केंद्रीय विधायिका थी, विधानमंडल था, वो किसी भी कानून को जो है वो उल्ट पलट नहीं कर सकता था अगर ब्रिटिश संसद द्वारा वो पारित कर दिया गया है। तो ब्रिटिश संसद के प्रति जो है वो जवाबदेह तो थी, विधानमंडल तो थी, गवर्नर जनरल भी जो है जवाबदेह जो था वो ब्रिटिश संसद के प्रति था। तो अंतिम जो था वो तो जो पावर थी वो ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश संसद थी वही थी, लेकिन यहाँ पे जो अंतिम निर्णय था वो गवर्नर जनरल ही लेता था, और गवर्नर जनरल जो उत्तरदायी था वो ब्रिटिश संसद के प्रति था। इसके अलावा द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई वो यहाँ से द्वैध शासन की शुरुआत हम देखते हैं। किस तरह का द्वैध शासन हम देखते हैं? गवर्नर का परिषद के जरिए प्रशासन जो उत्तरदायी नहीं नजर आता, गवर्नर का परिषद के जरिए जो प्रशासन था, तो ये आरक्षित विषयों को लेके था, वो आगे समझेंगे आरक्षित विषय कौन से थे। गवर्नर का मंत्रियों की सहायता से प्रशासन जो था वो कहीं थोड़ा बहुत उत्तरदायी नजर आता है, वो हस्तांतरित विषयों को लेकर के था, वो किस तरह से था वो आगे समझेंगे कौन से थे हस्तांतरित विषय। तो इस तरह का जो हम देखते हैं द्वैध शासन की शुरुआत हुई यहाँ से। तो द्वैध शासन किसको हम कह रहे हैं? तो गवर्नर का यानी प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो केंद्र में है वो द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। अब प्रांतों में भी द्वैध शासन किस तरह का था? वो यही था कि गवर्नर का परिषद के जरिए प्रशासन और गवर्नर का मंत्रियों की सहायता से प्रशासन। अब वो कैसे था आगे समझेंगे। पहली बार यहाँ केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि जो केंद्र का बजट था और राज्य का बजट था वो अलग अलग हो गए थे। अब राज्य का बजट जो था वो जो प्रांतों में जो सरकार थी वो जो है वो तय करती थी। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, और कार्यपालिका हेतु यानी कानून बनाने की व्यवस्था या और भी जितनी भी व्यवस्थाएं जैसे केंद्र में सरकार थी वैसे ही प्रांतों में भी सरकार वैसे ही काम करेगी, ये कहा गया। द्वैध शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए जैसे केंद्र सरकार के पास थे। गवर्नर जो था वो प्रांत का कार्यकारी प्रमुख रखा गया। जैसे आज हम देखते हैं कि केंद्रीय स्तर पर जो राष्ट्रपति है और राज्यों में जो उसका प्रतिनिधि है वो गवर्नर रखा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ऐसे ही एक व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई उस समय में। जैसे आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम देख रहे हैं अपनी, उस समय में प्रांतों में भी जो है वो कार्यकारी प्रमुख जो रखा गया वो गवर्नर रखा गया था, जैसे आज भी है। तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो कायम की गई। प्रांत स्तरीय सरकार जो विषय थे वो क्या थे? इसमें वे मामले शामिल थे जो एक विशिष्ट प्रांत से संबंधित थे, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला है, स्थानीय सुशासन का मामला है, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा सुविधाएं, भूमि, राजस्व, जल आपूर्ति, अकाल राहत, कानून और व्यवस्था या कृषि। ये सभी मामले आज भी हम देखते हैं जब हम केंद्र और राज्य संबंधों को जब पढ़ते हैं, एक चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में, आज जब हम देखते हैं तो आज भी इस तरह के विषय जो है वो राज्य सरकारों के पास हैं। और जो तीनों सूचियों को हम पढ़ेंगे आगे, जो केंद्र और राज्य संबंध है उनमें हम पढ़ेंगे। तो हालांकि वो प्रावधान जो है इन सूचियों का वो तो 1935 के अधिनियम में आया था, लेकिन कहीं ना कहीं विषयों का बंटवारा जो है वो कहीं ना कहीं 1919 के अधिनियम में ही आप देखोगे कि विषयों का बंटवारा हो चुका था। प्रांतीय स्तर पर किस तरह से विषय बांट दिए गए, केंद्रीय स्तर पर भी विषय बंट गए। तो यहाँ पे केंद्र के पास जो विषय थे वो किस तरह के थे अभी हमने पीछे देखा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे तो वो केंद्र सरकार ने अपने पास रखे। और जो लोकल लेवल पे जो मुद्दे होते हैं, जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा है, स्वास्थ्य का विषय है, स्थानीय सुशासन है, उस तो प्रांतों में शिक्षा का मुद्दा है। विषयों को कैसे विभाजित किया गया उसको भी अगर देखें तो विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया, आरक्षित और स्थानांतरित। ये प्रांतीय स्तर पर था। आरक्षित सूची में जो शामिल विषयों का प्रशासन था वो गवर्नर द्वारा, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि द्वैध शासन किस तरह का था, तो गवर्नर किस तरह से शासन कर रहा था। तो एक तो कि कार्यकारी परिषद के माध्यम से जो है वो शासन कर रहा था, यानी उसमें जो परिषद के सदस्य थे उसके माध्यम से वो शासन कर रहा था। इसमें आरक्षित जो सूची में विषय थे उनके माध्यम से प्रशासन रहा। इसमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व और सिंचाई जैसे विषय शामिल थे। और दूसरा जो था, जो सभी महत्वपूर्ण विषय को प्रांतीय कार्यकारिणी के आरक्षित विषयों में शामिल किया गया था। दूसरा जो था, हस्तांतरित विषयों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाना था, अर्थात भारतीय मंत्रियों की सलाह से जो है वो
प्रशासन करता था हस्तांतरित विषयों के संदर्भ में। तो इस तरह से द्वैध शासन जो है वो लागू किया हुआ था। तो इसमें जो है विषय कौन से थे, हस्तांतरित विषय कौन से रहे, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि उत्पादन, शुल्क, ये विषय इसमें शामिल थे। प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में गवर्नर हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता था। अर्थात यहाँ पे भी इंटरफेरेंस था, यहाँ पे भी जो है वो इन्वॉल्व था गवर्नर जनरल। किस तरह से कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल ही हो जाए, हालांकि आज भी हम जो है इमरजेंसी की बात हम करते हैं कि अगर जो हम कहते हैं कि राज्य में जो है इमरजेंसी लागू हो जाती है, अगर राज्यों में संसदीय व्यवस्था के तहत जो है वो शासन नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पे राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ये व्यवस्था उस तरह की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता तो गवर्नर जो है वो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता था। सिविल सेवकों की परीक्षा और भर्ती के यहाँ पे भारती नहीं है, ये भर्ती है, सॉरी। तो सिविल सेवकों की परीक्षा और भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान यहाँ पे किया गया। 1926 में गठन किया गया था और ये 1924 के ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ वो आधुनिक इतिहास में हम वो पूरा का पूरा कंसेप्ट हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि प्रावधान थे क्या इसके, उसमें से एक प्रावधान ये भी था कि लोक सेवा आयोग की भर्ती, जो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ वो इसके तहत हुआ। और इसके तहत एक आयोग बनाया गया था 1924 में, जो ली आयोग के नाम से जाना जाता है। उसकी सिफारिशों के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन किया। भारतीय शिक्षा को लेके या पूरी शिक्षा प्रणाली को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम उसमें डिस्कशन करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं उस सब का चर्चा करने लगे तो बहुत ये जो है लंबी चर्चा चल जाएगी, तो यहाँ पे हम सब का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था। तो उसमें प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं, इसको लेकर के पूछा जाता है कि भाई भारत में जैसे कब परीक्षा आयोजित की गई थी, कहाँ पे परीक्षा आयोजित की गई थी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। तो 1922 में इलाहाबाद में जिक्र मिलता है कि भारत में जो है ये अगर परीक्षा आयोजित हुई, कहाँ पे हुई पहली बार, तो इलाहाबाद में जो है परीक्षा आयोजित की गई थी 1922 में। और गठन जो है लोक सेवा आयोग का वो 1926 में हुआ था। तो उसके बाद फिर 1935 में हम पढ़ेंगे कि जैसे राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र जो है वो 1935 के अधिनियम में मिलेगा। तो ये उसमें और थोड़ा जो है वो सुधार किया गया था। तो और इसमें अगर देखते हैं तो हस्तक्षेप पर प्रतिबंध जो है वो किस तरह से था, अगर हमें कहीं किसी प्रावधान में दिखाई देता है कि हस्तक्षेप पर प्रतिबंध कहाँ किया गया। भारत के राज्य सचिव और गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे, जबकि स्थानांतरित विषयों के संबंध में उन्हें हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त नहीं था। ये हस्तांतरित विषय कौन से थे ये आपको जिक्र कर ही चुका हूँ, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार जैसे मुद्दे थे, उद्योग, कृषि, उत्पाद, शुल्क जैसे विषय जो थे। विधानमंडल में सुधार अगर हम देखते हैं तो प्रांतीय विधान परिषदों का और अधिक विस्तार किया गया और 70% सदस्यों का चुनाव किया जाना था अब। तो अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव किया जाना था। सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाताओं, जिसको हम कह रहे हैं कि जो सांप्रदायिक थे और वर्गीय मतदाता जो क्लास इलेक्टोरेट्स थे, उनकी व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत किया गया। अर्थात जो अलग अलग समुदाय के या अलग अलग वर्गों से जो मतदाता आते थे, तो उस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत किया गया। जैसे हम 1909 के एक्ट में देखते हैं कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू तो कर दी थी, लेकिन अब और दूसरे समुदायों की भी मांगें उठने लगी थी कि क्या केवल मुस्लिम संप्रदाय को ही महत्व दिया जाएगा, तो और समुदायों को भी ऐसे महत्व दिया जाए। तो शुरुआत अगर मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की हुई थी, तो इसमें और मांगें उठने के कारण जो है दूसरे समुदायों को भी महत्व दिया गया। तो विधान परिषदें बजट को अस्वीकार कर सकती थी, लेकिन यदि आवश्यक हो तो गवर्नर इसे पुनः बहाल कर सकता था, यदि उसकी राय में मांग उसकी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए आवश्यक थी। तो विधान परिषदें बजट को अस्वीकार तो कर सकती थी, लेकिन यदि आवश्यक हो तो गवर्नर उसे दोबारा फिर बहाल कर सकता था। अर्थात वही बात आ जाती है कि अंतिम जो शक्ति थी वो थी तो गवर्नर या गवर्नर जनरल के पास ही थी। तो वो बेशक कहने मात्र के लिए पावर जो है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है कि ये शायद जो है वो शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था, लेकिन ये था नहीं शक्तियों का बंटवारा। आज जैसे हम देखते हैं शक्तियों का बंटवारा किया गया है हमारी संवैधानिक प्रणाली में, हमारा जो संविधान है उसमें किस तरह से केंद्र और राज्य के संबंधों का बंटवारा किया गया है, जिस तरह से एक व्यवस्था जो है वो केंद्र में काम करती है संसदीय व्यवस्था में, वैसे ही एक इसी तरह की जो है वो सेम ही व्यवस्था जो है वो राज्य में भी काम करती है।
तो अर्थात वहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वो वाकई में है, लेकिन यहाँ पे कहने मात्र को है। ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं शायद ये शक्तियों का बंटवारा है, ये शक्तियों का बंटवारा नहीं था। तो अभी भी पूरी की पूरी शक्तियाँ जो थी वो केंद्र में ही नहीं थी, और केंद्र में भी गवर्नर जनरल में ही नहीं थी। तो ये जो है कहीं नहीं था कि शक्तियों का बंटवारा किया गया था। और इसमें क्या देखते हैं, जो हम बात वोटिंग की हम कर रहे हैं या अधिकारों की जो बात कर रहे हैं समुदायों के, वो किस तरह से था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया और सिखों, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन को शामिल किया गया। मताधिकार, मतदान का अधिकार जिसको हम कह रहे हैं, केवल उन लोगों को सीमित संख्या में प्रदान किया गया था जो सरकार को एक निश्चित न्यूनतम कर का भुगतान करते थे। अब ये जो है आप देख रहे हो, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा, मुस्लिमों के लिए 1909 में शुरुआत हुई, और आगे जो है ये सिखों को दे रहे हैं, यूरोपीय और एंग्लो इंडियन को इसमें शामिल किया जा रहा है, और समुदायों को भी इसमें शामिल किया गया। तो यहाँ पे उन लोगों को ही इसमें शामिल किया गया जो एक न्यूनतम कर भुगतान कर रहे हैं सरकार को। प्रांतों के बीच सीटों का वितरण जनसंख्या के आधार पर नहीं था, और बल्कि सरकार की नज़र में उनके महत्व के आधार पर था कि किस प्रांत का कितना महत्व है, कौन सा प्रांत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व देता है सरकार को, केंद्र सरकार को। तो महत्व से मतलब वो है कि प्रांत जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रांत सरकार को सहयोग करता है फाइनेंशियली, जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकम जनरेट हो रही है केंद्रीय सरकार की, समुदायों के आधार पर किया जाता था। और फ्रेंचाइजी निर्धारित करने के लिए संपत्ति मुख्य आधारों में से एक थी। संपत्ति मुख्य आधारों में से एक थी किसी भी प्रांत को महत्व देने में। वे लोग जिनके पास संपत्ति थी, कर योग्य आय थी, वे रुपए का भू राजस्व अदा करते थे, वोट देने के हकदार थे। वही लोग वोट देने के हकदार थे। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया भी तय किया गया था कि जो इसकी जो है वो 10,000 इनकम का क्राइटेरिया था। तो उस समय में जो 10,000 पे कर सकता था, तो ऐसे व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था। तो ऐसे में जहाँ करोड़ों की जनसंख्या थी, वहाँ पे वोट का जो अधिकार था वो कुछ हज़ार लोगों के पास ही था। आप समझ सकते हैं, करोड़ों की जनसंख्या में कुछ लोगों के पास ही यदि वोट का अधिकार था। जैसा कि मैंने कहा कि उन लोगों के पास जो सरकार को प्रॉपर एक निश्चित राशि जमा कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। केंद्रीय विधायिका की वित्तीय शक्तियाँ भी बहुत सीमित थी। बजट को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना था, मतदान योग्य और गैर मतदान योग्य। मतदान योग्य मदों में कुल व्यय का केवल 1/3 हिस्सा शामिल था। आप ये देखिए, मतदान योग्य मदों में भी कुल व्यय का केवल 1/3 हिस्सा ही शामिल था। जो हम बजट की हम बात कर रहे हैं, ये दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना था। दो श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया, मतदान योग्य और गैर मतदान योग्य। तो इस प्रकार जो है भारत सरकार अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली के माध्यम से मतदाताओं को सत्ता के आंशिक हस्तांतरण का प्रावधान किया था। इसने भारतीय संविधान के लिए भी जमीन तैयार की, क्योंकि इसने प्रांतों को राजकोषीय और सामान्य प्रशासन की इकाइयों के रूप में पहचाना। तो एक पहचान दी जो है प्रांतों को राजकोषीय और सामान्य प्रशासन की इकाइयों के रूप में। तो कहीं ना कहीं इस अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली के माध्यम से मतदाताओं को सत्ता के आंशिक हस्तांतरण का प्रावधान किया। ये कहीं दिखाई देता है हमें इन प्रावधानों में कि एक आधार जरूर तैयार हो गया था आने वाले समय में, कि इससे जो है ये लोगों को नज़र आने लगा था कि किस तरह की व्यवस्था कायम की जा सकती है। एक अच्छे स्तर पर अगर हम जो है इस व्यवस्था को कायम किया जा सकता है, तो इससे एक आधार मिला कि आगे चलकर जो है प्रांतों को और ज़्यादा महत्व दिया गया फिर बाद में। तो इस तरह से जो है इसने संघवाद के लिए भी एक ज़मीन तैयार की कि भारत जो है राज्यों का एक संघ बना बाद में जा कर के। तो ये जो है एक संघवाद की जो एक व्यवस्था थी, उसको भी इसने एक उसके लिए ज़मीन तैयार की, उसका आधार तैयार किया इसने। इसके अलावा भारत परिषद अधिनियम 1919 में जो गवर्नर की शक्तियाँ को बात करते हैं, किस तरह की शक्तियाँ, गवर्नर जिन्हें वह आवश्यक समझे मंत्रियों को किसी भी आधार पर बर्खास्त कर सकता था। साथ ही उसने वित्त पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नर जनरल में ही नहीं थी या उसकी कार्यपालिका में ही नहीं थी सारी शक्तियाँ अभी भी। तो विधान परिषदें कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकती थी, और लेकिन उसके लिए गवर्नर की सहमति आवश्यक थी। हाँ, कानून निर्माण की प्रक्रियाएं प्रांतीय स्तर पर आप देख सकते हैं कि प्रांतीय स्तर पर भी जो है उसी तरह की शक्तियाँ दी गई थी जैसे केंद्रीय सरकार को थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम निर्णय अभी भी जो है गवर्नर जनरल के हाथ में होते थे। पूर्ण रूप से जो है शक्तियाँ उनके हाथ में नहीं थी। गवर्नर को विधेयक पर वीटो शक्ति का अधिकार था, वह अध्यादेश जारी कर सकता था।
तो अधिनियम का महत्व क्या है इसमें, कि इस अधिनियम का क्या महत्व है, उस कमियों को भी जानेंगे, क्या कमियां इसमें रही हैं, इसका महत्व कहाँ तक दिखाई देता है। इसका महत्व भारतीयों में जागृति इससे ज़रूर आई। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को प्रशासन के बारे में गुप्त सूचना मिली और वो अपने कर्तव्यों के प्रति और ज़्यादा जागरूक हुए। कहीं ना कहीं ये इस अधिनियमों से वो लोग भी जाग गए, उन लोगों में भी जागृति आई जो प्रशासन को समझते नहीं थे। अब धीरे धीरे उनको समझ आनी शुरू हो कि हाँ, अगर ऐसा हो सकता है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर प्रशासन शासनिक इकाई में जो है, इस व्यवस्था में अगर लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, प्रांतीय स्तरों पे जो है सरकारें गठित हो जाएं, ठीक है ना, विधान परिषदें काम करने, विधानसभाएं काम करने लगें, तो हमारे चुने हुए वहाँ पे प्रतिनिधि हों, तो ये जो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भी जो है बहुत ज़्यादा सुधार किए जा सकते हैं। तो एक समझ पैदा जरूर जिससे हुई और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। इससे भारतीयों में राष्ट्रवाद और जागृति की भावना पैदा हुई। वो स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वो और ज़्यादा आगे आए और ज़्यादा आगे बढ़े। तो इस तरह से जो है राष्ट्रवाद की जागृति यहाँ से भी पैदा और ज़्यादा हुई लोगों के अंदर। स्वराज के लक्ष्य जो था लोगों के मन में, उस लक्ष्य को और ज़्यादा बढ़ावा मिला और लोग जो है और ज़्यादा मोटिवेट हुए। मतदान के अधिकारों का विस्तार हुआ। मतदान के जो अधिकार थे उसका विस्तार हुआ। जैसा हम देख रहे हैं कि बेशक यहाँ पे जो है अधिकार उन लोगों को था जिनके पास संपत्ति थी या जो एक निश्चित कर के रूप में जो राशि जो जमा करते थे सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं मतदान के जो है महत्व को जरूर समझने लगे थे लोग। मतदान के अधिकारों का विस्तार यहाँ से दिखाई देता है। भारत में चुनाव क्षेत्रों का विस्तार हुआ जिससे लोगों में मतदान के महत्व के प्रति एक समझ जरूर लोगों के अंदर बढ़ गई। तो कमियां क्या थी इसकी, उसको भी अगर हम समझें तो उससे पहले प्रांतों में स्वशासन की बात हम करते हैं। प्रांतों में स्वशासन जिस तरह से दिखाई देता है, लोग उससे जागरूक हुए। इस अधिनियम ने भारत में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत की और इस अधिनियम ने लोगों को प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया, जिससे सरकार पर प्रशासनिक दबाव बहुत कम हो गया। तो ये भी एक इसका महत्व में हम कह सकते हैं, इसका महत्व था। इसने भारतीयों को प्रांतीय प्रशासन में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु तैयार किया। तो भारतीयों को प्रांतीय प्रशासन में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तैयार किया। इससे एक समझ पैदा हुई लोगों के अंदर कि अगर हम जो है इस तरह की मांगों को हम बार बार रखते रहें तो इससे क्या होगा, भारतीयों की जो भागीदारी है वो शासन प्रशासन में ज़्यादा बढ़ेगी और प्रांतीय स्तर पर जो है अगर हम कुछ कर पाए तो ये जो है हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, जिससे कि स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा सुधार किए जाएंगे। अधिनियम की कमियां जो थी वो किस तरह की थी, क्या थी कमियां? गैर जिम्मेदार केंद्र सरकार जो थी वो गैर जिम्मेदार नजर आई। यहाँ से अधिनियम में अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी जिम्मेदार सरकार की परिकल्पना नहीं की गई है। कहीं कोई जिम्मेदारी जो है वो सरकार की नज़र नहीं आती कि हाँ बहुत ज़्यादा जो है लगता है कि भाई केंद्र सरकार जो है बहुत ज़्यादा सुधार कर देगी, ऐसा कुछ नहीं था। सांप्रदायिकता का प्रसार हुआ। जैसा कि यहाँ पे पहले तो मुसलमानों को जो है सांप्रदायिकता के आधार पर जो है चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी उस समय में 1909 में। तो यहाँ पे जो है और समुदायों को भी जो है अधिकार मिला। त्रुटिपूर्ण चुनाव प्रणाली, सीमित मताधिकार और लोकप्रियता हासिल करने में विफल रहे। एक अलग चुनाव प्रणाली ने सांप्रदायिकता की भावना को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। यहाँ से फूट डालो शासन करो की जो नीति के तहत जो काम किया था 1909 में, यहाँ पे कहीं ना कहीं दूसरे समुदायों को भी जो है आपस में बांट दिया गया है इन लोगों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक भावना लोगों के अंदर जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी। मतदाताओं का सीमित विस्तार। केंद्रीय विधायिका में मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 मिलियन तक बढ़ा दी गई, जबकि एक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 260 मिलियन थी। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ मतदाताओं को सीमित विस्तार हुआ, ऐसा नहीं था कि सभी लोगों को मतदाता बना दिया गया, तो यहाँ सभी लोगों को मतदान का अधिकार दे दिया गया। मतदान का अधिकार केवल उन लोगों के पास था जो एक निश्चित जो है राशि जो है वो सरकार को जमा करते थे एक कर के रूप में। तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन कुछ लोगों के पास ही मतदान का अधिकार था। यहाँ पे प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव नजर आता है। केंद्र में वायसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद पर विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं था। यानी जो कानून बनाने की एक प्रक्रिया हम जिसको कहते हैं विधान पालिका या विधायिका, तो उसका कोई नियंत्रण नहीं था। जो वायसराय था उसमें वायसराय के ऊपर कोई नियंत्रण उसका नहीं था। प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाहों पर कोई नियंत्रण नहीं था। इससे दोनों के मध्य लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाहों पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो जो भी प्रांत में मंत्री जो है वो निर्वाचित थे या मनोनीत थे, तो वित्त और नौकरशाहों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था।
फाइनेंस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। जैसे बजट की हम बात कर रहे थे, बजट पे भी जो है वो बात हम मताधिकार की बात आई थी, तो 75% जो था वो अधिकार किसका था, ये हम बात कर चुके हैं कि चर्चा जो है 25% पे ही हो सकती थी। वित्त और नौकरशाहों पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो इन इससे दोनों के मध्य लगातार जो है वो संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। तो एक कन्फ्लिक्ट ही पैदा हुआ, इससे संघर्ष ही पैदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इससे सुविधाएं नहीं थी। मंत्रियों से अक्सर जो है महत्वपूर्ण मामलों पर भी परामर्श नहीं किया जाता था, और गवर्नर द्वारा किसी भी मामले पर जिसे बाद में विशेष माना जाता था उसे खारिज किया जाता था। हालांकि विशेष मुद्दों पर भी, विशेष जो कोई विषय थे उन पर भी जो है कोई कोई परामर्श नहीं किया जाता था, और किसी भी मामले पर गवर्नर द्वारा जिसे बाद में विशेष माना जाता था उसे भी वो खारिज कर सकते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे प्रांतीय स्तर पर मंत्रियों को, वो भी कुछ नहीं था। गवर्नर को अप्रतिबंधित शक्तियाँ प्राप्त थी, मतलब कहने का ये कि गवर्नर के पास शक्तियाँ सबसे ज़्यादा थी, और कोई प्रतिबंध नहीं था उसकी शक्तियों पर। वो अपनी परिषद और मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी निर्णय ले सकता था। प्रशासन से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण मामले राज्यपाल पर निर्भर थे। तो प्रशासन से संबंधित जितने भी मामले थे वो राज्यपाल पर ही निर्भर थे। तो राज्य की प्रांतों की हम बात कर रहे हैं, तो प्रांतों में जो है जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल के पास थी शक्तियाँ, तो प्रांतों में राज्यपाल के पास वो शक्तियाँ ज़्यादा थी। विषयों का अनुपयुक्त विभाजन था। केंद्र में विषयों का विभाजन उचित और संतोषजनक बिल्कुल ही नहीं था। केंद्र या विधायिका को बहुत कम शक्तियाँ दी गई थी, और वित्त पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। तो केंद्रीय विधायिका को यहाँ शक्तियाँ बहुत कम थी, अर्थात जो मैक्सिमम पावर्स थी वो गवर्नर जनरल के पास ही थी। ऐसा नहीं था कि विधायिका अपने लेवल पे, अपने स्तर पर वो डिसीजन ले सकती थी, निर्णय ले सकती थी और कानूनों को पास कर देती थी, ऐसा कुछ नहीं था। प्रांतों के स्तर पर विषयों का विभाजन और समानांतर प्रशासन दोनों ही तर्कहीन और अव्यावहारिक दिखाई देते हैं यहाँ पे ना। प्रांतों के स्तर पर विषयों का विभाजन हो या समानांतर प्रशासन हो, तो दोनों ही तर्कहीन और अव्यावहारिक थे। सिंचाई, वित्त, पुलिस, प्रेस और न्याय जैसे विषय जो थे वो आरक्षित श्रेणी में ही शामिल थे। तो इस तरह से, और आरक्षित विषयों के मामलों में जो है वो गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप था। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये नज़र आ रहा था इन प्रावधानों से, ये सब कुछ जो है वो एक एक कहें कि एक सब्ज बाग था भारतीयों के लिए, और कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं इसके परिणाम क्या निकले, और वो सुखद थे या असुखद थे। परिणामों की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक रूप से अगर हम देखते हैं तो सार्वजनिक प्रतिक्रिया क्या रही। कांग्रेस ने अगस्त 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में बॉम्बे में एक विशेष सत्र की बैठक की और सुधारों को निराशाजनक और असंतोषजनक घोषित किया, और इसके स्थान पर प्रभावी सुशासन की मांग की। तो कांग्रेस के द्वारा इसको जो है वो अस्वीकार कर दिया गया, और ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने तो इसको ये कहा कि ये जो है एक धूप रहित सुबह है, धूप रहित सुबह का नाम इसको दिया। तो बाल गंगाधर तिलक भी इससे जो है वो संतुष्ट नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को अस्वीकार कर दिया, और जो कुछ इससे जिनको ये स्वीकार था उनमें कुछ नाम हैं, जैसे एनी बेसेंट है, जी.एस. खापड़े है, विपिन चंद्र पाल है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, तेज बहादुर सप्रू जैसे कुछ नेताओं ने इस अधिनियम को स्वीकार जरूर किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू ने इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया, और उन्हें आमतौर पर उदारवादी कहा जाता था। और मदन मोहन मालवीय ने सुधारों का समर्थन किया, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से ये परिणाम इसके निकले। इस अधिनियम को हम समझें अगर पूरी तरह से, तो इस अधिनियम में सुधारों की बात ज़रूर की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रायोगिक तौर पर जो है वो अधिकार जो है वो कहीं नज़र नहीं आए, और जो उत्तरदायी सरकार की बात की गई थी वो उत्तरदायी सरकार एक्चुअल में या वास्तव में वो स्थापित नहीं की गई। वो सिर्फ नाम मात्र के लिए थी और कुछ नहीं था। ये सब्ज बाग थे भारतीयों के लिए, एक लॉलीपॉप था कि वो किसी तरह से जो है वो संतुष्ट उनको किया जा सके, और उनको लगने लगे कि हाँ उनकी भागीदारी जो है हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाना था। वो सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए जो है हम भारत को उपनिवेश बना के रख सकें। और यहाँ पे जो है बेशक लोग अवेयर हो रहे थे, जागरूक हो चुके थे, लेकिन उसके लिए तरह तरह के हथकंडे जो है वो अंग्रेज़ी सरकार अपना रही थी, और उसमें से ये भी एक हथकंडा था कि वो कुछ जो है अधिनियम पारित करके उनमें कुछ सुधारों की बात करें। तो ये था 1919 का अधिनियम। और मैं आपसे जो है एक यही जो है एक बात कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि भाई मैं अगर थोड़ा बहुत प्रयास कर पा रहा हूँ, मैं अपने प्रयास में कहीं सफल हो रहा हूँ, तो ज़रूर इसको जो है आप अप्रिशिएशन ज़रूर कीजिए। कुछ कमेंट आप करके मुझे बताइए कि हाँ वाकई में ये सही कर रहा हूँ, या कहीं अगर कुछ कमी है तो वो भी आप बता सकते हैं, कहीं कोई कमी है।
और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो फिर इसको जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम जो प्रयास कर रहे हैं कि वो कहाँ तक सफल हो सकेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।